कितना प्यारा मौसम हो रहा है कराची में। सबसे पहले तो मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं हूँ इस वक्त कराची के मशहूर शाहराह आई चंद्रीगढ़ रोड पे। हमारा ऑफिस भी यहीं पर है और मैं उसकी छत पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं क्योंकि संडे का दिन है इसलिए आपको ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खूबसूरत आसमान और ये खूबसूरत हवाएँ और ये मौसम जो कि इतने मज़े का है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पर खड़े होकर इतना फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। और अब से कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब बारिश रुक गई है। आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो अब थोड़े थोड़े क्लियर होना शुरू हो गए हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बहुत मज़े का मौसम है। और दीगर जगहों पे क्या हो रहा है, कराची में ही लोग किस तरह से एंजॉय करें, क्योंकि संडे का दिन है तो लोग यकीनन सुबह सुबह जल्दी उठ के कुछ नाश्ते वाश्ते का भी इंतजाम किया होगा। आए पहले वो चल के देखते हैं। गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। छुट्टी का दिन, उस पर सुहाना मौसम, तो घर में कौन बैठे। कराची में छुट्टी की सुबह ये नादिर मौका मिलते ही बड़ी तादाद में शहरी घरों से घूमने फिरने निकल पड़े। किसी ने समंदर का रुख किया तो कोई घर वालों को नाश्ता कराने ले आया। हम सुबह सुबह निकले थे, एंजॉय किया, बस घर चलेंगे। हलवा पूरी खाई और काफी इंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश की रिमझिम हो, ठंडी हवाएं हो, ऐसे में गर्मा गर्म हलवा पूरी हो तो समझो मौसम का लुत्फ दुबाला हो गया। मौसम तो बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे निहारी का और पराठे का ऑर्डर दिया है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मैं ख़ास तौर पे हलवा पूरी खाने आई हूँ और मेरी फैमिली मेरी पूरी साथ आई है इस मौसम को एंजॉय करने। 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई पर कराची वाले वीकेंड को लॉन्ग वीकेंड बनाने के मूड में नजर आते हैं। तो कराची में कितना अच्छा मौसम है आपने देखा है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों का रुख कर रहे हैं। कुछ लोग सी व्यू भी पहुंच गए हैं और सी व्यू पे गई हैं कशमाला नजीब जो हमें बता रही हैं कि लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। कराची में बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सुबह से ही जो है आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सी व्यू पर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। गहरे पानी में जाने पर पाबंदी है लेकिन जो लोग हैं वो मौसम को देख के जो है पानी में जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें कोई लाइफ गार्ड्स नज़र नहीं आ रहा जो आवाम को जो है रेस्क्यू कर सके, जो उन्हें आगे जाने से रोक सके। अभी भी देख सकते हैं आप पानी कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ठंडा और बहुत मज़े का पानी है। मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं भी समंदर की लहरों से मज़ा कर रही हूँ। मैं बहुत आगे तो नहीं गई लेकिन जो है मैं भी बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही हूँ। यहाँ पे जो लोग थे, बच्चे स्पेशली, वो मिट्टी के टीलों से जो है वो खेल रहे थे, उनके कासल्स बना रहे थे। और बच्चों की फेवरेट जो है ऊंट सवारी और घोड़ा सवारी भी उन्होंने बच्चों ने राइडिंग बहुत शौक से की है। इसके साथ साथ जो बड़े हैं उनका यही कहना है कि दफ्तर की आज जो है छुट्टी है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पर आकर उनका माइंड जो है वो फ्रेश हो गया। जितनी भी थकावट थी वो सब दूर हो गई है इस मौसम को देख के और सुहाने मौसम ने सबके दिलों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। जी, लोग एंजॉय कर रहे हैं कशमाला और यकीनन क्यों ना करे, कराची वालों को तो ऐसा मौसम नसीब से ही जो है ना मिलता है। और इतना अच्छा मौसम है और वो भी वीकेंड है, संडे का दिन है, लोगों को छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है तो लोग तो एंजॉय करेंगे ही। और सी व्यू से बेहतर जगह क्या हो सकती है। आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर भी अब जो गाड़ियों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, यानी लोग सुबह उठ गए हैं और नाश्ता एंजॉय करने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये तो कराची की बात होगी, लेकिन ये जो सिलसिला है मानसून का सिलसिला, ये कब तक जारी रहेगा ये जानते हैं। हमने राब्ता किया है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल रशीद साहब से। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा जो दूसरा मानसून का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये कब तक जारी रहेगा, बारिशें कब तक होंगी, क्या पेशगोई है? जी, हम ये देख रहे हैं कि सिलसिला जो है ये पीर और मंगल को जारी रहेगा। बुध को भी इसमें कुछ रहेगी लेकिन शिद्दत में कुछ कमी आ जाएगी। बुध की शाम से फिर ये हो सकता है कि सिलसिला खत्म हो जाए, दूसरा स्पेल जो है तो फिलहाल हम बुध तक कह सकते हैं कि हमें बारिश नजर आ रही है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि लगातार नहीं होगी, वक्त से होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं तेज होगी, कहीं हल्की होगी और उसके बीच में कई घंटों का ब्रेक भी आ जाए तो मौसम अलबत्ता सुहाना रहेगा और इसी तरह से क्लाउडी रहेगा और हवा चलती रहेगी। जी। और मुल्क में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होने का इम्कान है? देखिए, ये तो मौसमियात में जो मानसून की रेन होती है ये वेरिएबल होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। अभी ज्यादा बारिश जो ईद के वाले मौके पे हुई थी वो अभी नहीं हुई है और 12 मिलीमीटर की रिकॉर्ड की हमने, 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की है, लांडी में 12 मिलीमीटर है, गुलशन हदीद में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की है सुबह 8 बजे तक। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बारिश वेरिएबल है ऑब्जर्व की जाती है। जी,
ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। हमें बता रहे थे कि ये जो सिलसिला है ये बुध तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन बहुत शदीद बारिश नहीं होगी। अब वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होगी, लेकिन जो मौसम है ये ऐसा ही सुहाना रहेगा। बादल आएंगे, हवाएं चलेंगी और आप लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं। कराची की बात तो हमने कर ली, लेकिन पूरे मुल्क में मौसम की क्या सूरत हाल है, दीगर शहरों के लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, आइए ये भी देखते हैं। आसमान से गिरती बूंदों और ठंडी हवाओं ने गर्मी, हब्स और खुश्क मौसम को हसीन कर दिया। कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब हो या बलूचिस्तान या फिर हो सिंध, तूलो अर्ज में इन दिनों मौसम मेहरबान है। सराय थर जैसे गर्म तरीन इलाके में रहने वालों के लिए ये दिन ईद से कम नहीं। बारिश होती है तो थर के बासियों के साथ साथ फितरी हुस्न के शाहकार मोर भी नाच उठते हैं। मलका कोसा और मरी बाराने रहमत के नजारों के लिए सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से पत्ता पत्तर डाली डाली निखर गई। बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तो यानी है। स्कर्दू में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित स्कर्दू रोड चौथे रोज भी बंद है। तो लोग कोई भी मौका मिस नहीं करें इस मौसम का एंजॉय करने का। यकीनन सबका अपना अपना अंदाज है, अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। थर का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने इस बारिश को कैसे एंजॉय किया। थर में सावन की रिमझिम ने माहौल को ऐसा मस्त किया कि सब कुछ ही बदल डाला। वो ख्वातीन जो भूख प्यास के नोहे पड़ती थीं, अब उम्मीद के गीत गाने लगी हैं। यही नहीं, मिट्टी की गड्डी भिट से मारवी के देश भालवा तक रवायती गीतों की गूंज सुनाई देती है। थर के गीत हों और थर का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। बारिश की बूंदों का एक जादू ये भी है कि रेत के जर्रे जर्रे से सब्जा फूटने लगा है। कैमरामैन निजाम समू और मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज, थरपारकर। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा महमूद चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा तो कोई रोल नहीं था गल्फ स्टील के अंदर। उन्होंने सो मच सो कि उन्होंने अपने जो सर्ट उसके दस्तखत थे सेल के, सो कॉल्ड सेल के, उससे इनकारी हो गए। वो कहते हैं ये मेरे दस्तखत नहीं है। तो क्या शहबाज शरीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने गल्फ स्टील के साथ मामलात में शामिल होने का भी इनकार कर दिया है और उन्हें अपने दस्तखतों से भी वो बरी हो गए हैं। वो कहते हैं जी मैंने नहीं ये दस्तखत की। तो अगर गल्फ स्टील जो है उसके से 12 मिलियन दिरहम नहीं आए तो इसका मतलब है कि ये सारी कहानी, जितनी भी कहानी है, ये सारी की सारी कोलैप्स करती है, गिर गई है। इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है। उसके बाद और ख़ास तौर पे एक यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि तारिक शफी साहब ने ये कहा है कि ये जो सेल हुई थी मियाँ शरीफ साहब के कहने पे हुई थी और शहबाज शरीफ को हुक्म दिया गया था कि आपने इस सेल में शामिल होना है, जिससे अब शहबाज शरीफ साहब जो है इनकारी है। उसके बाद साजिश की ज़रा थोड़ा आगे कहानी बढ़ाते हैं। वो जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसके जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि उन्होंने एक इंतहाई अहम चीज़ को कंफर्म किया। आपको पता है कि पहले ट्रायल के दौरान कुछ कागजात बाहर आए थे जिससे पता लगा था कि मोज़ैक फोंसेका जो एक लॉ फर्म है, उससे जब पूछा गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की अथॉरिटी ने कि ये नीलसन और नेस्कॉम, और नीलसन नेस्कॉम क्या है, जो फ्लैटों के मालिक हैं, उनसे जब पूछा गया कि नीलसन नेस्कॉम के मालिक कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसकी बेनिफिशियल ओनर जनाब मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा है। लेकिन इसकी तस्दीक होनी ज़रूरी थी कि क्या ये वाकई ये ख़त लिखे गए, नहीं लिखे गए, आए नहीं आए।
तो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने कंफर्म कर दिया कि ये ख़त हमने लिखा और उसका हमें जो जवाब आया वो पूरा ऑथेंटिक जवाब है, जिससे मोहतरमा मरियम साहिबा की ओनरशिप जो है नीलसन और नेस्कॉल की और उसके ज़रिए इन फ्लैटों की वो कंफर्म हो जाती। आगे चलते हैं। क्या साजिश में मोज़ैक फोनसेका भी इन्वॉल्व है? अब मोज़ैक फोनसेका तो एक लॉ फर्म है जिसको इन्होंने हायर किया, यानी कि नेस्कॉल और नीलसन के ओनर्स ने उस लॉ फर्म को हायर किया, यानी कि वो तो इनकी लॉ फर्म है। और जब उसने लेटर में जवाब दिया कि मरियम सफदर साहिबा बेनिफिशियल ओनर है, तो क्या वो भी साजिश कर रहे थे इनके खिलाफ? उसके बाद साजिश को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो JIT ने एक लेटर लिखा कंफर्म कराने के लिए एक ब्रिटिश फोरेंसिक फर्म को कि जनाब ये जो ट्रस्ट डीड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हमने तो ट्रस्ट बनाया था और मरियम साहिबा जो है वो ट्रस्टी हैं, ओनर रही है, और इन्होंने ये कहा कि ये 2006 में बना। तो जब वो ख़त गया फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए इस फर्म के पास, तो आप सबको मालूम है कि एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ज़ाहिर हुई कि जिस फॉन्ट से वो टाइप हुआ था वो 2006 में पब्लिक में आया ही नहीं था। यानी कि मतलब कमाल कर दिया इन्होंने कि ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल किया जो 2006 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो क्या वो फोरेंसिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने गल्फ स्टील मिल के कागजात पे दस्तखत नहीं किए, जिससे सारी कहानी ही गलत साबित हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। हुक्मरान साजिशों की बातें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि कौन कर रहा है। जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि धरनों, लॉन्ग मार्च और एहतजाजों से अवाम लाताल्लुक रहे। अवाम सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। अवाम ने मुस्लिम लीग नून को खिदमत खल्क का मैंडेट दिया है। वज़ीर आला का कहना था कि बास सियासी अनासर गैर जमहूरी तर्ज अमल से कौम को यरगमाल नहीं बना सकते। इल्ज़ाम तराशी के माहिर एक सियासतदान ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने का खेल खेलने वाले अवाम पर रहम करें। मुस्लिम लीग नून ने सिर के दिल के साथ अवाम की बेलौस खिदमत की है। हमारा जीना मरना अवाम के साथ था, है और रहेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ बनने वाली JIT की रिपोर्ट क्या रंग लाएगी? JIT रिपोर्ट पर दरखास्त गुजारों की अपनी अपनी तशरीहात। नून लीग के एतराजात, ऑपोजिशन जमातों के मुतालबात, सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? पैनमा अमल दरामद बेंच में अहम समाअत कल होगी। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत, अपोजिशन की उम्मीदें, हुकूमत के खदशात। JIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान समेत 34 अफराद से तहकीकात के बाद JIT की रिपोर्ट आम हुई तो अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, जमात इस्लामी समेत छोटी बड़ी जमातें इकट्ठी हुई और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। फौरी तौर पे नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। मैच खत्म हो गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कानूनी ग्राउंड्स पर, लीगल ग्राउंड्स पर अभी इस्तीफा देना पड़ेगा। अपोजिशन जमातें इकट्ठी तो हो गईं, लेकिन ANP और अवामी वतन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ JIT रिपोर्ट ने हुक्मरान जमात नून लीग और इत्तेहादियों को भी हिला कर रख दिया। 10 जुलाई से मुसलसल और दिन में कई मुशावरती इजलासों में सियासी और कानूनी जवाबी हिकमत अमली की तैयारी जारी है। वजीर आजम ने
पहले अपनी काबीना से भरपूर एतमाद हासिल करके अपोजिशन के इस्तीफे के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया और फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर अपोजिशन को अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा दिखाया। बोले, क्या इनके कहने पर इस्तीफा दूं जिन्हें अवाम ने बार बार मुस्तरद किया। धरनों की सूरत में पहले 2 हमले किए गए, तीसरा हमला भी नाकाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुझ पे, क्योंकि ज़मीर साफ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। तज्जियाकार कहते हैं, सियासी चालें अपनी जगह, फैसला सियासी अखाड़े के बजाय अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के तर्जुमान ने कहा है कि काबीना में की गई वज़ीर दाखिला की तकरीर पर हुकूमती वज़ीर गलत और गैर हकीकी बयान देने से इज्तनाब करें। तर्जुमान वज़ीर दाखिला के मुताबिक चौधरी निसार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक वफाकी वज़ीर के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने वो बयान कहीं नहीं दिया जो एक हुकूमती वज़ीर बार बार दोहरा रहे हैं, इसे वज़ीर दाखिला से मंसूब कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि गलत बयानात ऐसे वज़रा की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने हुकूमत को मौजूदा नाजुक सूरत हाल से दो चार किया है। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चौधरी निसार के हवाले से क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। देखिए, बात यह है कि हर किसी के अपने ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा ख्याल है कि जिससे पार्टी की लाइन से या प्राइम मिनिस्टर से कोई ब्रेक कर रहा है? मैं उस काबीना के इजलास में था, चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि मेरी 35 साल की गालबन रफाकत है या 1985 की प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें जिस चीज़ पर मुझे फ़ख्र है वो मेरी वफादारी है। ये मेरी सियासी सफ़र और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया और बहुत बड़ी दौलत है। यमन जंग और सऊदी कतर तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस गैर जानिबदाराना पॉलिसी की वजह से रियाज और इस्लामाबाद के ताल्लुकात कशीदा हुए। अमरीका के साबिक सदर के मुशीर ब्रूस रीडल अपने मजमून में लिखते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम अमरीका और दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। साबिक अमरीकी सदर के मुशीर ब्रूस रिडल ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर एक मजमून में पानामा पेपर्स स्कैंडल के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया है। अपने तबसर में ब्रूस रिडल ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ के बरक्स नवाज शरीफ भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, अफगान तालिबान को काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात करने, यमन सऊदी जंग से पाकिस्तान को बाहर रखने और सऊदी कतर तनाज़े में गैर जानिबदार रहने को तरजीह देते रहे। नवाज शरीफ बीजिंग के साथ $50 अरब के मुआहदे करने में कामयाब रहे। उन्होंने अस्करी इदारों को सिविलियन कंट्रोल में रखने की जद्दोजहद की, लेकिन नवाज शरीफ भारत के साथ कशीदगी को कम करने की कोशिशों में नाकाम रहे। नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 4 बरसों में ज्यादा बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे। पानामा पेपर्स स्कैंडल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को अलग रखा, लेकिन JIT में फौज की नुमाइंदगी रही। ब्रूस रिडल ने अपने मजमून में लिखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई में दौरे सऊदी अरब के दौरान नवाज शरीफ से 2 तरफा मुलाकात से गुरेज किया, जिसे इस्लामाबाद में सर्द मोहरी का इशारा समझकर पेश किया गया। इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह दीगर रहनुमाओं के साथ पीपल्स पार्टी मीडिया सेल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी जानिब से और पार्टी की जानिब से मोहतरमा नाज बलोच साहिबा को खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनके आने से, जैसे मैंने कहा, कि पार्टी की ताकत और बढ़ेगी और पार्टी 2018 के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी। मेरा ख्याल है पहले नाज बलोच साहब को कहते हैं कर लें, फिर आपके भी सवालात होंगे तो ये है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अदी फरियाल तालपुर का और चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का, जो यहाँ पे उन्होंने मुझे वेलकम किया इस पार्टी के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है वो मैं यूँ समझती हूँ कि शायद ये कहना गलत ना होगा कि आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं दोबारा अपने घर लौट कर आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद
के साथ उन्होंने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन रखी तो हाल कन्वेंशन में उन्होंने ज्वाइन किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक तवील अरसे की जद्दोजहद है। मुझे यहाँ पे देखकर काफ़ी लोग चौंक रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टॉन्च सपोर्टर, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा शख्स जिसने मैंने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब कदम रखा तो एक कराची की बेटी होने की हैसियत से, एक सिंध की बेटी होने की हैसियत से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की लीडरशिप के अंदर अपनी जो है खिदमात को सरअंजाम दिया, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची के मामलात हों, यहाँ पे जो वायलेंस था, जो यहाँ के हालात थे बुरे, उन बुरे हालात में एक हिम्मत और जुर्रत के साथ एक खातून होते हुए सबसे पहले अगर आवाज़ पीटीआई में से किसी ने उठाई तो वो मैंने उठाई। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो कुर्बानियाँ पीटीआई के लिए हैं वो बिलखुसूस इमरान खान साहब की क़यादत तो अपनी जगह, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान के लिए मेरी वो कुर्बानियाँ रही हैं। पीटीआई में धरने के अंदर हो, जो मेरी स्ट्रगल थी एक धांधली ज़दा इलेक्शंस के ख़िलाफ़ धरने में आपने देखा, और मीडिया के तमाम लोग मेरी खिदमात से आशना हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, मैं समझती हूँ KPK से लेकर सिंध तक हर वर्कर इस चीज़ की गवाही देता है कि नाज बलोच हमेशा वर्कर के साथ खड़ी रही और पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब इस चीज़ की विटनेस हैं, सब इस चीज़ की गवाही देते हैं। मेरा सफ़र जो तहरीक इंसाफ से मूव होकर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आया, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सियासी तरबियत, चूँकि मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक की ट्रेनिंग के तहत उनकी सियासी तरबियत हुई, तो मेरी तरबियत बहुत ही जमहूरी अंदाज में हुई है। इसलिए मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहती उस पार्टी पे जिस पार्टी के साथ मेरा एक अच्छा वक्त गुजरा, और 7 साल ज़िंदगी का एक तवील अरसा होता है वो मेरा उस पार्टी के साथ गुजरा। और मैंने PTI के ही टिकट पे कराची जैसे शहर से एक मुश्किल इलाके से इलेक्शन लड़के ये प्रूफ किया कि मैं कोई पैराशूट लैंडर नहीं थी। मैंने खिदमत की, आवाम की खिदमत के एक जज्बे के साथ मैं सियासत में आई। PTI ने एक नारा लगाया, नौजवानों का नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी ख़ुद तब्दील हो गई। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये वो शहर नहीं जिसकी हमें तलाश थी। यही वजह है कि आज मैंने अपना PTI के साथ जो सियासी सफ़र है उसको अलविदा कहते हुए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदम रखा। उसकी वजह यह है कि एक सिंध की बेटी होने के नाते, एक सिंध की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो तमाम तर फोकस पंजाब सेंट्रिक है, वो मरकज़ की सियासत की तरफ उनका रुझान है। सिंध की तरफ और कराची की तरफ PTI का अगर फोकस होता तो 2013 के इंतखाबात में जो 8 लाख से ज़ायद वोट हमने उठाए वो सुकड़ कर सैकड़ों पे ना आए हुए होते। इसकी बुनियादी वजह मैं समझती हूँ कि खान साहब जब कराची आते हैं अपने 4, 5, 6 घंटे के दौरे में, तो यहाँ जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें वर्कर से दूर रखा जाता है और वर्कर से दूर उनको कराची की तंजीम रखती रही। और इस बात पे मैंने PTI के अंदर रहते हुए बारहा आवाज़ बुलंद की, और इस बात की गवाही ख़ुद खान साहब देंगे कि मैंने हमेशा खान साहब को इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ कराई कि कराची को वक्त दें, सिंध को वक्त दें। यहाँ पे जो वर्कर है वो नाराज़ हो रहा है और वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में जा रहा है। और जो नज़रियाती वर्कर है वो कुछ यूँ भी मायूस हुआ कि आज खान साहब के लेफ़्ट और राइट जो लोग खड़े हैं, ना तो वो यूथ हैं, ना वो नौजवान हैं, ना उनमें से एक भी सिंध की जो है तर्जुमानी करता है। तो ये तमाम महरूमियाँ महसूस करते हुए मैंने जब एक तरफ देखा कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी सिंध के अंदर बिल्कुल मौजूद है, पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे निस्फ सेंचुरी हुई है, जिसके फाउंडेशन को ले करते हुए निस्फ सेंचुरी कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी फाउंडेशन और बुनियाद रखी, और उसके बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अनथक मेहनत, जिनको हमेशा मैंने PTI में रहते हुए भी अप्रिशिएट किया और सराहा और एडमायर किया। और मैं आज भी देख रही हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं फरियाल तालपुर साहिबा, जिन्होंने ख़वातीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को वो इज़्ज़त, वो एहतराम दी और उनको डिसीजन मेकिंग
कैटेगरी में लेकर आए और हमेशा उनको अपने साथ सफ़े अव्वल में रखा। तो एक तो कुछ वजूहात में, जिस तरह मैंने बताया कि एक यूथ की रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है जिसकी प्रॉमिस पीटीआई में हुई थी। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने महसूस किया मेल शोविनिज़म की, काफ़ी हद तक मैंने कंप्लेंट्स की कि इस पार्टी में मेल शोविनिज़म है। और मेल शोविनिज़म जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि तमाम तर फैसलों में पार्टी के सिर्फ मर्द हजरात जो है वो शामिल होते हैं, ख़वातीन को वो फैसला करने की डिसीजन मेकिंग कमिटीज़ के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैंने जो कंप्लेंट्स खान साहब से की हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी पार्टी के अंदर, अब चूँकि मेरा सफ़र पीटीआई के साथ ख़त्म हो चुका है, मेरी गुड विशेस हैं कि वो पार्टी की मज़ीद जो कारकुनान जो नाराज़ हैं, जो लोग पार्टी के इश्यूज़ के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी नहीं सुनवाई होती, उन लोगों की आवाज़ सुन लें ताकि जो बची कुची पार्टी तंजीम सिंध के अंदर मौजूद है तो वो उनके साथ इंटैक्ट रहे। और मेरी कुर्बानियों की जहाँ तक बात है, मुझे अंदाज़ा है कि अभी चूँकि मैं एक सोशल मीडिया के अंदर पीटीआई की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन तस्वर की जाती हूँ, तो मैं उनसे भी गुजारिश यही करती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि पीटीआई के वो लोग, वो जो नया चेहरा है, वो जो नौजवान है, उसकी तर्जुमानी सोशल मीडिया तक ज़रूर है, लेकिन तंजीम साजी का अमल जो है उसको इतनी बुरी तरह डैमेज किया है, क्योंकि बिलखुसूस कराची में, सिंध में ए पॉलिटिकल लोगों को, गैर सियासी लोगों को जब बार बार म्यूज़िकल चेयर खेलकर 4 लोगों को बार बार उन्हीं को सिंध का सदर, कराची का सदर बार बार बनाया जाएगा तो नतीजा वही निकलेगा जो पिछले 20 सालों से निकला था। तो मैं ज़्यादा गिले शिकवे करने के बजाय मैं समझती हूँ कि चूँकि मैंने आज अपना सफ़र पीपल्स पार्टी के साथ आगाज़ किया है और ये सफ़र जो है मैं समझती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आइडियोलॉजी को आगे लेते हुए आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो नौजवानों की सही तर्जुमानी करते हुए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूथ कर रहे हैं, वो नौजवानों की तर्जुमानी कर रहे हैं और एक ऐसा बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, अपनी वालदा की शहादत के बाद, एक अजीम कुर्बानी के बाद आज अगर वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर आके सियासत कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आज हर नौजवान का फ़र्ज़ है कि उनका साथ दें, उनको मजबूत करें और उनके इस मुहिम में, इस स्ट्रगल में पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए उनका साथ दें। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से एंड बातें तो काफ़ी कुछ हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं गिले शिकवे करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी और अपनी कमिटमेंट जो पाकिस्तान के साथ है, मेरी जो कमिटमेंट है वो पाकिस्तान, मैंने पीटीआई में जो काम किया वो पाकिस्तान के लिए ही किया और आज मैं पीपल्स पार्टी में भी जो काम करूँगी वो अनकंडीशनली मैं इस पार्टी के अंदर मैंने शमूलियत अख्तियार की है आज। और मुझे जो रिसेप्शन मिला है, जो जिस तरह से मुझे वेलकम किया गया है, उसके लिए मैं बेअंतहा शुक्रगुजार हूँ तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत का। और मुझे पीपल्स पार्टी को ऑप्ट करने के लिए मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इस पार्टी में नाज बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद बात करें। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने हमले शुरू किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिस तरह से अब ये बढ़ते बढ़ते जजेस के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तारीख भी है ना, पहले भी हमला कर चुके हैं। तो इनसे मैं यही कहूँगा कि जो एक प्रोसेस चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ये हमला करने छोड़ दें। जी अभी इसका जवाब दे दिया हो गया। कि ये जो रिपोर्ट है ये 60 दिनों में नहीं बल्कि ये 6 सालों में हुई। करप्शन की कहानी तो लंबी है इनकी, सबको पता है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब बहुत सारी बातें करते रहते हैं। हमने ये भी सुना है कि वो खुद भी कोई चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाज बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद मीडिया से बात कर रहे हैं।